कि जो कुछ कुरान में लिखा है वही इसेंशियल क्यों, फिर सत्यार्थ प्रकाश में जो कुछ लिखा है इसेंशियल क्यों नहीं, मनुस्मृति में जो कुछ लिखा हुआ है इसेंशियल क्यों नहीं, चारों 18 पुराण के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो इसेंशियल क्यों नहीं, चारों वेदों में जो कुछ लिखा है वो इसेंशियल क्यों नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब में और जितनी बातें लिखी वो इसेंशियल क्यों नहीं, जो कबीर पंथी है वो जो कुछ कहते हैं वो इसेंशियल क्यों नहीं। अरे युवा बोले जी मैं तो नागा प्रैक्टिस अप्लाई करता हूँ, मैं नागा कस्टम को मानता हूँ और मैं नागा साधु हूँ, अब मैं आऊंगा कॉलेज। अब कैसे रोकोगे, कहां से आप एडमिट कार्ड यूज करोगे भैया, नहीं तुम नागा मानते हो कि नहीं मानते हो, तुम नागा पंथ को मानोगे नहीं मानोगे, कल को सारे आना शुरू कर दे बिना कपड़े के। अगर आप सर नहीं ढकोगे तो कहीं कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, कहीं से किसी तरीके से कुछ होने वाला नहीं है। अरे कॉलेज के अंदर आके अपना स्कार्फ अपने बैग में डाल लो, क्लास कर लो, कॉलेज के बाहर निकलो, स्कूटी पे बैठो, दोबारा पहन लो, उसमें क्या कौन सा आसमान टूट जाएगा, वो कॉलेज कैंपस के अंदर पहनना है। ये तो मुझे लगता है कि ये शायद ये मिसयूज है, ये यूज नहीं है, ये मिसयूज है। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं विप्लव अवस्थी और आप देख रहे हैं लीगल रिपोर्टर। आज हम बातचीत करने वाले हैं उस कंट्रोवर्शियल इशू को लेकर जो देश भर में जिसकी चर्चा है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जिस पर लगातार बवाल मचा हुआ है, वो हिजाब का इशू है। जहां कर्नाटक के पुडुपी से ये शुरू हुआ और सुप्रीम कोर्ट तक लगातार इस पर बहस चल रही है। तो आज ही इस पूरे मसले पर हमारे पास साथ बातचीत करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैनल जुड़ गया है। मैं आपको सबसे पहले परिचय करा दूं, हमारे साथ संजय पारिक साहब जुड़ गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हैं, बहुत लंबा करियर है और मानवाधिकार के मामलों में बड़ा काम किया है। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी जुड़ गए हैं जो करीब 100 से ज्यादा PIL कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में बड़े मसलों पर, आपकी जनहित याचिका पर तमाम फैसले आए हैं। हमारे साथ मोहम्मद उमर साहब जुड़ गए हैं जो बेनेट यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और लॉ पढ़ाते हैं, मुस्लिम स्कॉलर भी हैं। तमाम जजमेंट्स जो मुस्लिम पर्सनल लॉ को लेके आए हैं उस पर भी बहुत इन्होंने काम किया है। तो सबसे पहले मोहम्मद उमर साहब, मैं आप ही से शुरू कर लेता हूं। हिजाब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है या एक रिलीजियस मैटर, सबसे पहले बताइए। जी शुक्रिया। मेरे ख्याल से दोनों में ही वो एक कवर किया जा सकता है। रिलीजियस मैटर तो है ही, बहरहाल एक आर्टिकल ऑफ फेथ है और ये हमारे केरला हाई कोर्ट के डिसीजन से और दीगर दूसरे डिसीजन से प्रूव हो चुका है कि दैट हिजाब इज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस एथिक्स ऑफ इस्लाम। तो ये तो एक पहलू है। दूसरा, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रोपगेट एंड प्रैक्टिस देता है सबको, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी उसको हासिल है। तो उसके दोनों पहलू हैं और इसमें कोई जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि हिजाब में या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर प्रॉपरली इंटरप्रेट किया जाए और उसको सही तरीके से उसकी सही व्याख्या की जाए तो शायद हिजाब उसके अंदर बहुत ही आराम से सम्मिलित किया जा सकता है। मेरा क्वेश्चन इसलिए था कि क्या हिजाब, मैं और रिफाइन इस क्वेश्चन को कर दूं, वेयरिंग ए हिजाब इन द स्कूल प्रीमाइसेस इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, रिलीजियस और अनरिलीजियस, क्या है, आप क्या समझते हैं? देखिए, स्कूल प्रेमाइसेस में मैंने आपको बताया कि हिजाब इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ जो कि मुस्लिम लड़कियां अपने सर पे पहनती हैं। ठीक है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि हमारे यहाँ जो स्कूल को ऐसा एक आइलैंड की तरह देखा जा रहा है जिसके गेट के बाहर शायद फंडामेंटल राइट्स जो है छोड़ के बच्चे अंदर आए और उसके बाद ही वो उसमें एंटर कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और अगर हम लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें इसको तो 1969 का US का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। उसमें सुप्रीम कोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स ने साफ साफ ये बात कही थी कि जो बच्चों का अधिकार है, उस टाइम पे वियतनाम वॉर के अगेंस्ट बच्चे काला बैंड लगा के अपना एक अटायर पहन के स्कूल के अंदर आ रहे थे। तो US सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी कैनॉट एक्सपेक्ट कि हम स्टूडेंट से ये कहें कि आप अपने मानव अधिकारों को स्कूल गेट के बाहर छोड़ के आइए। दूसरा पहलू मैं आपको बताऊं कि एक और केस हुआ यूनाइटेड स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट का, मैं फिर बताता हूं आपको। नशाला हन वर्सेस, इफ आई रिमेम्बर इट राइट, पब्लिक स्कूल ऑफ मस्कोजी, ये उसका केस का नाम है, 2004 का केस है। और उसमें भी यही बात कही गई। असल में फर्क देखिए आप, जो इंडिया में हो रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स के इस केस में फर्क देखिए। एग्जैक्टली यही सिचुएशन थी, 6ठी क्लास की बच्ची थी, हिजाब पहनती थी, स्कूल अथॉरिटीज ने उसको मना किया, नोटिफिकेशन निकाला कि नहीं हो सकता ऐसा।
स्टेट ने उस बच्ची का राइट डिफेंड किया और एक कंसेंट ऑर्डर पे दोनों जो है तैयार हुए, राजी हुए, और स्टेट ने कोर्ट में जाके उसको डिफेंड किया कि इस बच्ची का स्कूल के अंदर राइट है हिजाब पहनना। एंड दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट हैपनिंग ओवर हियर। यहाँ पे स्टेट उसको कॉन्टेस्ट कर रहा है अनफॉर्चुनेटली। तो हमारे अंदर अभी तक तो हमारे लिए ये प्राइड की बात थी कि भाई वी सेलिब्रेट रिलीजन। हम स्वामी विवेकानंद की अगर फिलॉसफी लें, दैट वी डू नॉट ओनली टॉलरेट बट वी एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑफ ईच रिलीजन। तो कहीं ना कहीं इन ट्रेडिशन से लगता है कि वहां पे हमें स्पार्क्स मिलते हैं, यूएस में, ईयू में हमें स्पार्क्स मिलते हैं कि वो हमारी तरह का सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं एक डिफाइड आइडिया ऑफ सेक्युलरिज्म को इम्पोज करना चाह रहे हैं, जिसके जाहिर सी बात है कुछ बैकग्राउंड्स हैं, वो हम सबको पता है। नहीं, ठीक है उमर साहब, बहुत संक्षिप्त में मुझे आंसर दीजिएगा। पहला तो क्या हिजाब को लेकर मतलब आप मानते हैं कि हिजाब लागू होना चाहिए, बच्चियों को पहनना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो वो जो भगवा वस्त्र पहने हुए बच्चे हैं क्या उनको भी इंटर हो जाना चाहिए? देखिए, आप हाई कोर्ट के ऑर्डर को पढ़िए। हाई कोर्ट का ऑर्डर बोलता है कि भगवा शॉल और हिजाब और स्कार्फ या फिर कोई और रिलीजियस फ्लैग, इनमें से किसी चीज को बच्चे स्कूल में पहन के ना आए, ये हाई कोर्ट का ऑर्डर बोलता है। ठीक है। अब बात यह है कि हमको फर्क करना पड़ेगा एक गिमिक में और एक आर्टिकल ऑफ फेथ में। हम बचपन से, हम सब ने बचपन गुजारा है अपने स्कूल में, हमारे साथी तिलक भी लगाते थे, कोई सरदार अगर होता था वो पगड़ी पहनता था, क्रिश्चियन होता था वो क्रूसीफिक्स पहनता था, मुसलमान अगर होता था वो ताबीज पहनता था। तो ये सारी चीजें हमने अपने बचपन से देखी हैं। तो हिजाब एक आर्टिकल ऑफ फेथ है, बच्चियां पहनती आई हैं। वहां पे जितनी बच्चियां हैं, आप देख लीजिए, किसी ने 2 दिन पहले हिजाब पहनना शुरू नहीं किया है। सबका आर्ग्यूमेंट ये है कि अचानक से रातों रात ये क्या चेंज आ गया कि हमको इस गेट के बाहर खड़ा करना शुरू कर दिया। तो बिल्कुल बिल्कुल वाज़ेह तौर पे होना ही चाहिए, बच्चों को अलाउ करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए, उनकी इस इंडिपेंडेंस को एम्ब्रेस करना चाहिए। ठीक है। हालांकि मोहम्मद उमर साहब से उनके शिक्षा मंत्री का ये कहना है कि नवंबर दिसंबर के पहले तक हिजाब को लेकर ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन तत्काल ही ये कुछ भीड़ सी आई और बच्चियां हिजाब पहन के आने लगी, ऐसा कर्नाटक के शिक्षा मंत्री का बयान था। अश्विनी जी, जहां तक मोहम्मद उमर कह रहे हैं कि एक उनका राइट है उसको पहनने का, जबकि भगवा एक गिमिक है, मतलब इसको कैसे देखते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में जहां स्कूल में बच्चे शिक्षा लेने जाते हैं कि वहां पर इस तरह का धार्मिक चोला पहनना, वो चाहे हिजाब की शक्ल में हो चाहे भगवा की शक्ल में हो, कितना जस्टिफाई? देखिए, मैं एक बस अश्विनी जी से पूछ ले रहा हूँ। बिल्कुल 30 सेकंड भगवा को गिमिक नहीं बोला हूं मैं, बस क्लैरिफाई कर दूं उसको। I'm not saying that, I'm just saying कि हमें जो रिलीजियस आर्टिकल्स ऑफ फेथ हैं उनको अलाउ करना चाहिए, वो भले ही किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो। ठीक। हाँ, पहली बात तो जिस आर्टिकल 25 की बात हो रही है उसकी शुरुआत ही होती है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। ठीक है। आप जो कुछ कर रहे हैं अगर उससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, इवन आपका इसेंशियल रिलीजियस फेथ है तो भी, नॉन इसेंशियल की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं इसेंशियल नॉन इसेंशियल बाद में आऊंगा। यदि आपका फेथ इवन इसेंशियल है लेकिन उससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, आपका फेथ इसेंशियल है, इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, फिर भी उससे हेल्थ किसी की खराब हो रही है, या आपका फेथ इसेंशियल है, रिलीजियस इसेंशियल फेथ है, फिर भी उससे किसी का वो इमोरल है, तो इसको आर्टिकल 25 प्रोटेक्ट नहीं करता। और जो आर्टिकल 25 लोगों को अपने धर्म पालन का अधिकार देता है, वही 25 स्टेट को धर्मांतरण रोकने का अधिकार देता है। जो आर्टिकल 25 लोगों को अपनी प्रथा को फॉलो करने का अधिकार देता है, वही आर्टिकल 25 स्टेट को कुप्रथा रोकने का अधिकार देता है। आप समझिए, धर्म अधर्म, प्रथा कुप्रथा और रीति कुरीति, इसमें बहुत अंतर है। लेकिन मैं एक मिनट, मैं आ रहा हूं, मैं आपकी बात समझ गया, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी की बात कर रहा हूं कि वो हिजाब कैसे उन अपवादों में आ रहा है। हाँ, मैं आ रहा हूं जी। तो पहली बात तो इसेंशियल क्या है, जैसे सिख की पगड़ी इसेंशियल है। उदाहरण के लिए कैसे, क्योंकि जिसने सिख पंथ, जो फाउंडर थे सिख पंथ के, उन्होंने अपने पहले प्रवचन में, पहले मीटिंग में ही कहा कि भाई हम सब लोग पगड़ी पहनेंगे। उन्होंने खुद पगड़ी पहनी, उनके बच्चों ने पगड़ी पहनी, और जो उनकी पहली मीटिंग हुई थी उसमें सब लोग पगड़ी पहने। तो इसको हम कह सकते हैं इसेंशियल है। हिजाब, बुर्का
और नकाब, इसको इसेंशियल इसलिए नहीं कह सकते, मोहम्मद साहब ने नहीं पहना, उनकी धर्मपत्नी ने नहीं पहना, उनकी बहुओं ने नहीं पहना, उनकी नाती पोती नहीं पहना। जो हिजाब और बुर्का आया, जो हिस्टोरिकली पाया गया, वो लगभग आता है करीब 70 साल के बाद, मोहम्मद साहब के खत्म होने के 70 साल के बाद ये प्रथा आई है, जो चौथे खलीफा थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो पहली बात तो ये हो गया इसेंशियल नॉन इसेंशियल। दूसरी बात, इस देश में करोड़ों ऐसे यूथ है जो कॉलेज जाते हैं और नागा कस्टम को मानते हैं, नागा संप्रदाय को मानते हैं। नागा संप्रदाय में निर्वस्त्र रहना उनका एक, वो कहते हैं जी ये हमारी प्रथा है। तो क्या उन बच्चों को जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, वो अगर आना शुरू कर देंगे बिना कपड़े के, आप उनको कैसे रोकेंगे? जैन मुनि, भाई आज की डेट में पढ़ाई में कॉलेज में कहीं रोक टोक तो है नहीं कि आप 20 साल के बाद कॉलेज नहीं आ सकते, 25 साल के बाद कॉलेज नहीं आ सकते। बहुत सारे जैन मुनि है, कई सारे वीडियो आ चुके हैं, वो कह रहे जी हम भी एडमिशन लेंगे 12वीं में, हम भी एडमिशन लेंगे कॉलेज में, हम पढ़ाई करेंगे। वो आना शुरू कर देंगे तब क्या होगा? और इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमें दो चीजें देखनी है। पहली बात तो क्या इसेंशियल है बुर्का हिजाब नकाब? नहीं। और यदि इसेंशियल भी है, मैं कह रहा हूं इसेंशियल, मान लिया इसेंशियल, वैसे इसेंशियल है नहीं। इसेंशियल पगड़ी है जो सिख पंथ की स्थापना के डे 1 पहनी गई थी। उन्होंने 200 साल बाद किसी ने पहनी, ये तो पहनी नहीं है, उनके घर वालों ने नहीं पहनी, मोहम्मद साहब की पत्नी ने नहीं पहनी, उनके बच्चों ने नहीं पहनी, उनकी बेटी ने नहीं पहनी, उनकी नाती पोती ने नहीं पहनी, तो कहां से इसेंशियल हो गया? और यदि इसेंशियल है भी तो आर्टिकल 25 ये स्टेट को राइट देता है, आप पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कदम उठाएं। इमोरल एक्ट हो रहा है उसको रोके, हेल्थ किसी की डिस्टर्ब हो रही है उसको रोके। ठीक है, ठीक है। ये जो अपवाद बताया मैं संजय सर से ले लेता हूं। संजय सर, इस पूरे हिजाब के पूरे मसले को आप बहुत बारीकी से देख रहे हैं, मुझे ये बताइए। एक तो पहले मैं ये समझना चाहता हूं, जो एसेंशियल की परिभाषा अश्विनी दे रहे हैं, आर्टिकल 25 के अंदर घर धर्म की स्वतंत्रता और उसके अपवादों को बता रहे हैं, हिजाब उस अपवादों में कहां खड़ा हो रहा है? संजय पारिक सर। मैं इसके पहले मैं एक बात आपको बता दूं जी कि जो स्टेट है वो उसका एक सेक्युलर होने का दायित्व है, ड्यूटी है कि वो सेक्युलर तरीके से किसी धर्म को बढ़ावा न दे करके सबके साथ बराबर रूप से चले। कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, क्योंकि बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट एटसेट्रा एटसेट्रा, यू कांट हैव एनी डिस्क्रिमिनेशन। जी। तो अगर वो स्थिति वहां पर है तो हमको ये भी जानना पड़ेगा इन सारी चीजों के पीछे कि स्टेट जिस तरीके से एडमिनिस्टर कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस को ठीक तरीके से उसका निर्वाह हो रहा है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसका निर्वाह ठीक नहीं हो। मैं इंडिकेट सटल तरीके से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे उसमें नहीं जाना चाहता जो पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर, कि कई बार जब आप एक चीज को बढ़ावा देते हैं तो जो दूसरी चीज होती है, जो छोटा ग्रुप होता है या जो माइनॉरिटी होती है, वो अपने को एक्सप्रेस करने की कोशिश करती है। और जब वो अपने को एक्सप्रेस करने की कोशिश करती है तो ये इस तरह की चीजें पैदा होती हैं। और जब कोई वो अपनी बात कहना चाहते हैं तो फिर नेचुरली मेजॉरिटी के लोग आकर के अपनी बात को अलग तरीके से कहना चाहते हैं और एक डिबेट शुरू हो जाती है, जो मुझे लगता नहीं कि हमारे संविधान के अंदर वो डिबेट किसी भी तरीके से हेल्दी डिबेट है। जहां तक आर्टिकल 25 का प्रश्न है, उसके अंदर ये एक्सेप्शंस हैं कि जो पब्लिक मॉरलिटी है, पब्लिक ऑर्डर है, हेल्थ है और मॉरलिटी है, इनके ग्राउंड के ऊपर ही आप जो फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस और रिलीजन है उसके ऊपर आप कोई इस तरह के एक्सेप्शंस हैं जिनके ऊपर आप बता सकते हैं कि आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे। स्टेट को ये पावर दी है उसके अंदर कि जो रिलीजियस पार्ट में जो सेक्युलर पार्ट है, उस सेक्युलर पार्ट के लिए आप लॉ बना सकते हैं। तो अगर हम इन सारी चीजों को देखें तो ये बात सामने आ जाती है कि किसी भी व्यक्ति को, जैसे उन्होंने बताया कि सिख है, उसको ये अधिकार, ये एसेंशियल प्रैक्टिस है, ये निर्धारित कैसे होगा कि एसेंशियल प्रैक्टिस है? नहीं, उस पर्टिकुलर रिलीजन को देख करके आप ये बताएंगे कि ये बुर्के को पहनना या हिजाब को पहनना एसेंशियल प्रैक्टिस के अंदर आता है, नहीं आता है। ये केरला हाई कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया और बहुत सारे जजमेंट जो यूएस कोर्ट के अभी बताए कि अल्टीमेटली एक्चुअल में बात यह है कि जब हम रिलीजन की बात करते हैं और कोई व्यक्ति उसको एक्सप्रेस करना चाहता है तो उसको लगता है कि उसकी आइडेंटिटी उसके अंदर है, उसकी डिग्निटी भी उसके अंदर निहित है। तो वो जो एक्सप्रेशन एक व्यक्ति का होता है जो दिखाना चाहता है, मैं भी उसमें हिजाब में ये करते नहीं, वो बाद में बता दूंगा,
तो वो उसका आर्टिकल 21 से भी संबंध है, आर्टिकल 14 से भी संबंध है, आर्टिकल 19 से भी संबंध है और आर्टिकल 25 से भी संबंध है। ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं अपने में। तो ये जो अपनी डिग्निटी की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप जनरली देखें तो किसी को भी अधिकार है हिजाब पहनने का या बुर्का पहनने का, या अपनी जैसे बता रहे थे जिन रिलीजन के अंदर उसमें तो कहीं पर कोई बात नहीं आती। लेकिन संजय सर सवाल ये नहीं है आप बाहर संजय सर आप बाहर अपनी रिलीजियस प्रैक्टिस कर रहे थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आ रहा हूँ उसमें मैंने आपको जनरली बताया, जब आप एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन के अंदर आते हैं, वही मैंने आपको बताया कि अभी की जो सिचुएशन है उसकी वजह से ये जो जिस तरह का एग्जीबिशन हो रहा है वो चीजें उसी कारण से हो रही हैं। कई बार अब जो फेमिनिस्ट व्यू भी उसमें आ रहा है कि मान लीजिए कोई बिंदी लगाती है, कोई मान लो उसमें से शादीशुदा है, एक पर्टिकुलर एज के अंदर होगी, वो मांग भरती है, या कोई दुपट्टा करती है। तो ये जब सारी चीजें हैं ये डिपेक्ट करती हैं एक पर्टिकुलर चीज को, तो स्कूल अथॉरिटीज बोल सकते हैं कि भाई आप बिंदी नहीं लगाओगे, आप दूसरी चीजें नहीं करोगे। मेरा कहने का मतलब यही है कि हिजाब पहन करके अगर वहां पर लड़कियां वहां पर आ रही हैं और वो अपने को डिग्निफाइड महसूस करते हैं और किसी भी तरीके से आपके पढ़ाने में कोई उसका हिंड्रेंस नहीं आ रहा, तो हम इस डिबेट को जो शुरू कर रहे हैं उसका क्या अर्थ हुआ? मतलब उसका कोई अर्थ उस सेंस में नहीं होता। आपका कहना ये ठीक है कि अगर कोई कोर्ट इसको एग्जामिन करेगा तो कोर्ट सर्टेनली देखेगा कि कुरान के अंदर ये एसेंशियल प्रैक्टिस है या नहीं, और फिर उस लॉ को बोलेगा कि एसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है तो आप इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक डिसिप्लिन के अंदर हम आते हैं। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि ये जो सारी डिबेट हो रही है, ये डिबेट इसलिए हो रही है कि एक जो सिचुएशन डिसबैलेंस पूरी कंट्री के अंदर कर दी गई है और जो डिवाइड एक तरीके से पैदा हो गया, वो इन चीजों को शुरू कर रहा है, जिसमें हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, वो कहीं पर भी उसके अंदर संबोधित नहीं है। तो वो कर्नाटक हाईकोर्ट का जी अश्विनी जी नहीं विप्लव, पहली बात तो केरल हाईकोर्ट के केवल एक जजमेंट को कोट किया जा रहा है। केरल आज मैंने PIL फाइल किया है पूरे देश में कॉमन ड्रेस कोड लागू करने के लिए जी। और मैंने केरल हाई कोर्ट का 3 जजमेंट अपना एनेक्स्चर लगाया हुआ अपनी पिटीशन में, जिसमें 3 जजमेंट में केरल हाई कोर्ट ने 3 बार कहा है, 2002 में, 2006 में, 2018 में, कि आप ये इसेंशियल प्रैक्टिस नहीं है, आप इसको बंद करिए, आप नहीं आएंगे। एक बार दाढ़ी के मामले में कहा है, कोई पुलिस वाला था कह रहा था मैं दाढ़ी पर अपनी बड़ी करूंगा, और एक बार उसमें हिजाब और नकाब के मामले में हुआ। दूसरी बात मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप कुरान को जो कुछ लिखा है कुरान में उसमें इसेंशियल मानोगे आप, तो आपको चारों वेदों में जो कुछ लिखा हुआ है सबको इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस मानना पड़ेगा। 18 पुराण में जो कुछ लिखा हुआ है उसको आपको इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस मानना पड़ेगा। जो दयानंद सरस्वती जी ने अपने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है उसको आपको इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस मानना पड़ेगा। जैनियों के टोटल 8 ग्रंथ हैं, उनको इसेंशियल प्रैक्टिस मानना पड़ेगा। गुरु ग्रंथ साहिब है उसको मानना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, नागालैंड में बहुत सारी कस्टमरी रीति हैं, उनको भी आपको मानना पड़ेगा। अगर हम इस तरीके से, इसलिए मैं कह रहा हूं आप इसेंशियल उसको मानिए। जिस दिन उस पंथ की, उस धर्म की शुरुआत हुई, उस दिन जो पहली मीटिंग हुई, जैसे महात्मा बुद्ध ने जो पहली बार जो गया में अपना सारनाथ में जो पहला प्रवचन दिया और 5 लोगों को जो कुछ बताया, आप उसको इसेंशियल मान सकते हैं। आप पहली बार जो कुछ मोहम्मद साहब ने जो पहली मीटिंग किया, जब उन्होंने अपनी इस्लाम शुरू किया, पहली मीटिंग उन्होंने जो कुछ कहा उसको मान सकते हैं। मोहम्मद साहब जो पहन रहे थे एक बार उसको मान सकते हैं। चलो मोहम्मद साहब की पत्नी जो पहन रही थी या उनकी बेटी और उनकी बहुएं जो पहन रही थी उसको भी मान सकते हैं। नहीं तो अगर आप ऐसे जाएंगे इसेंशियल में, तो मैं फिर से कह रहा हूं एक बहुत बड़ा एक वो कहते नहीं पूरा रायता फैल जाएगा इसेंशियल प्रैक्टिस के मामले में। बिल्कुल ठीक है। इसीलिए मैं मोहम्मद उमर साहब से, उमर साहब मुझे ये बताइए, इस एसेंशियल की जो डेफिनेशन में अश्विनी जी बता रहे हैं, ये कितनी, ये जो हिजाब है इसकी कितनी जो रिलीजियस सैंक्टिटी है? कि ये मैंने तो पहली बार सुनी है डेफिनेशन कि जो पहली सभा होती है रिलीजियस पर्सन की, वही एसेंशियल प्रैक्टिस होती है। बहरहाल सबकी अपनी अपनी व्याख्या है, अश्विनी जी की अपनी व्याख्या है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कुरान में 2 जगह इसका जिक्र आया है, और खिमार का जिक्र आया है और जिल्बाब का जिक्र आया है, जो अटायर उसी शेप का होता है। और मुझे ये भी आज पहली बार पता चला कि मोहम्मद साहब ने हिजाब नहीं पहना, जो कि बड़ी एब्सर्ड सी बात है, या मोहम्मद साहब की पत्नियों नहीं, उनके परिवार के लोग
चलिए, उनके परिवार के लोगों ने भी नहीं पहना, ये भी मुझे पहली बार, मैं रेफरेंस जानना चाहूंगा आप कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन लेके आ रहे हैं। बहरहाल दूसरी चीज मैं ये बता दूं आपको कि जहां तक पब्लिक ऑर्डर की बात है अवस्थी जी, मैं कई बार ये बोल चुका हूं कि इस डिबेट को डाइवर्ट कर दिया गया। लीगली स्पीकिंग, इफ यू टॉक प्योरली इन लीगल टर्म्स, पब्लिक ऑर्डर इशू है, लॉ एंड ऑर्डर इशू है, लेकिन कोर्ट को ये देखना चाहिए कि ये लॉ एंड ऑर्डर अल्टीमेटली जिम्मेदारी किसकी है। ये अल्टीमेटली जिम्मेदारी एक स्टेट लिस्ट में आता है, स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करे। कोर्ट ये डायरेक्टिव दे सकता है, और किसी भी लॉ एंड ऑर्डर या पब्लिक ऑर्डर के इशू को लेके कोई आर्टिकल ऑफ फेथ को परमानेंटली तो आप सस्पेंड नहीं कर सकते। दैट वुड बी फॉर द रीजन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर सिचुएशन। बड़ी वाजिब सी बात है। तो ये एक बात है। और दूसरी बात ये कि केरला हाईकोर्ट के केसेस का रेफरेंस दिया गया। केरला हाईकोर्ट के केसेस के फैक्ट्स भी मैं जानना चाहूंगा अश्विनी जी से, जिनको वो रेफर कर रहे हैं। तो एक तो जाहिर सी बात है दाढ़ी का केस है कि भाई वो ठीक है। दूसरा केस जो ये रेफर करना चाह रहे हैं वो केस असल में एक प्राइवेट स्कूल को लेके है, जिसमें केरला हाईकोर्ट ने कहा कि आप तस्नीम का जो केस है वो आप प्राइवेट स्कूल से अपने रेगुलेशंस बना सकते हैं। ये एक पब्लिक स्कूल है। पब्लिक स्कूल एक स्टेट रिप्रेजेंट करता है, तो उसको हमें देखना है। और ये एसेंशियल प्रैक्टिस, एक और लास्ट चीज कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एसेंशियल प्रैक्टिस अपने आप में ही बड़ा स्लिपरी स्लोप है, क्योंकि अगर कोर्ट क्लर्जी बन जाता है, इफ द कोर्ट हैपेंस टू इंटरफेयर इनटू द रिलीजियस स्पेस, तो वो बड़ा खतरनाक एक इंटरेक्शन हो जाता है। और उसमें जितना आप ज्यूरिस्प्रूडेंस देखेंगे एसेंशियल प्रैक्टिस के ऊपर, भले ही वो तांडव डांस के ऊपर हो या 3 तलाक के ऊपर हो या जिसके भी ऊपर हो, वो बहुत ही डाइवर्सिफाइड आपको ओपिनियन मिलेगा, कोई एक यूनिफॉर्मिटी उसके अंदर आपको नहीं मिलेगी। तो एसेंशियल प्रैक्टिस की जगह जो बेस्ट प्रैक्टिसेस वर्ल्ड में फॉलो हो रही है, जिसको हम assertion doctrine कहते हैं, कि state should defend the assertion of fundamental rights instead of questioning the essential practices of the religion itself. तो ये बारीकी समझना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। और जाहिर से बात, हाईकोर्ट का जो सिंगल बेंच का जी कर्नाटक हाईकोर्ट का जो सिंगल बेंच का ऑर्डर है, आप उससे फिलहाल कोई सहमत है? सिंगल बेंच का उनका ऑर्डर तो उनका ये था कि हम इसको लार्जर बेंच को रेफर कर रहे हैं। सिंगल बेंच का जो उनका फिफ्थ एंड सब्सटेंस में ऑर्डर था कि यू वांट द लार्जर बेंच टू डिसाइड इट। अब जो 3 जजेस का ऑर्डर आया है उससे तो मैं बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। इट्स अनफॉर्चुनेट। और उसमें प्रॉब्लम ये है कि 2 बाइनरीज क्रिएट करी गई हैं। जैसे कहते हैं ना कि आपने एक लॉ बना दिया कि पुल के नीचे कोई सोएगा नहीं, और फिर आपने ये कह दिया कि ये गरीबों पे भी लागू होता है और अमीरों पे भी लागू होता है। ठीक है, बहुत तो संक्षिप्त में ठीक है, मैं ये बात नहीं समझ गया। जो अश्विनी जी विप्लव बोलिए। हाँ विप्लव, देखिए आप कानपुर के हैं, मैं प्रयाग का हूँ। इलाहाबाद में हर साल माघ मेला लगता है जी, और कम से कम 10,000 की संख्या में नागा वहां आते हैं। आप उनको कॉलेज जाने से रोक सकते हैं क्या? नहीं। बिल्कुल। आप उनको एडमिशन लेने से रोक सकते हैं क्या? नहीं। और अगर कल उन्होंने एडमिशन लिया और जिस तरीके से वो माघ मेले में रहते हैं, बोलेंगे ये मेरी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, मैं इसी तरीके से बिना कपड़े के कॉलेज जाऊंगा। आप कौन से डॉक्टर लाके उनको रोकोगे? अब आप कौन सा नया नियम लेके आओगे? इसलिए मैं कह रहा हूं। दूसरी बात, कॉलेज एक सेकुलर पब्लिक प्लेस है। मैं 2 शब्द यूज कर रहा हूं, विप्लव समझिए। कॉलेज केवल पब्लिक प्लेस नहीं है, सेकुलर पब्लिक प्लेस है। सेकुलर पब्लिक प्लेस में आप सेकुलरिज्म को फॉलो करिए। अपनी इसेंशियल नॉन इसेंशियल जो कुछ आपके कस्टम है उसको अपने घर में फॉलो करिए। जैसे हम सारे लोग सुप्रीम कोर्ट आते हैं तो हमारी जो प्रैक्टिस है छोड़ के आते हैं, हम वहां आते हैं बाकायदा प्रॉपर एक यूनिफॉर्म है, उसी कोर्ट को फॉलो करते हैं। बिल्कुल क्लियर। और यही कल इसी पर हाईकोर्ट में इसी पर बहस भी हुई। और इसीलिए मैं अंतिम में एक क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम रह गया है, संजय सर मुझे ये बताइए कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश आ जाने दीजिए, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को फिलहाल कोई इंटरफेरेंस की जरूरत है? देखिए बात यह है, मैं पहले तो ये बता दूं कि उमर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंशियल प्रैक्टिसेस की बात कही कि ये नहीं कि हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल असर्शन एक्चुअली जो राइट है उसको बात कही। ये जो आपकी एसेंशियल प्रैक्टिसेस वाली बात है और बहुत सारे उदाहरण देख करके उसको एक्चुअल में क्या है वो लॉजिक एक तरीके से खत्म हो जाता है कि ठीक है कि उसके अंदर ये अभी बात उठ रही है, शायद किसी समय अगर वो पहन के आती होती तो ये बात नहीं उठती। अभी के समय में ही ये सारी बातें कोई इरप्ट हो रही हैं, ये अपने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जहां तक आपका ये सुप्रीम कोर्ट की बात है, ये
एक्चुअल में जगह जगह फैल रही है, ये दूसरे स्टेट्स के अंदर भी जा रही है। मुझे लगता है कि वो वेट तो करेगा जो भी अल्टीमेट जजमेंट देना उनको, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को किसी स्टेज के ऊपर इंटरफेयर करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लार्जर क्वेश्चन हो गया है। और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट बाकी पिटिशंस को ट्रांसफर करके अपने पास उसको डिसाइड करे। आई थिंक इट्स अ मैटर व्हिच शुड बी डिसाइडेड नाउ बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लास्ट उमर साहब, बहुत कम समय बचा है, जल्दी से अपनी बात रखें। जी, बस मैं जल्दी से अपनी बात रख देता हूँ। मेरे ख्याल से अश्विनी जी की तरफ से जो पॉइंट आया है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनका लॉजिक ले लिया जाए कि आप अपनी एसेंशियल प्रैक्टिसेस को भी घर में रखिए, तो शायद वो ये भी नहीं चाहेंगे कि सरदार पगड़ी पहन के स्कूल के अंदर आए। पहली बात ये। और दूसरी बात ये कि हम बच्चियों को देखें, बच्चियां क्या कह रही हैं। बच्चियां यूनिफॉर्म पहनने को मना नहीं कर रही हैं। बच्चियां ये कह रही हैं कि हम उसी दुपट्टे को जिसको हम शोल्डर पे डालते हैं उसको हम सर पे डाल लेंगे। इतनी सी बात को लेके इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। और स्टेट अकम्प्लिसिटी तब और ज्यादा जाहिर हो जाती है जब 5 फरवरी को स्टेट सारे स्कूलों को ये ऑर्डर देता है कि आप अपनी अपनी यूनिफॉर्म्स को डिसाइड करिए, जिसका मेंशन हाईकोर्ट के ऑर्डर में भी किया गया है, जो 3 जजेस का बेंच है। बस मैं ये फाइनल अपनी बात कहना चाहता हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। निश्चित रूप से जी एक छोटी सी बात कि ये बड़ी बात ये है कि ये सारा इश्यू डिग्निटी का है। अगर उनको लगता है कि वो डिग्निफाइड फील करते हैं अगर हिजाब पहनने के अंदर, तो स्टेट को, क्योंकि एक मेजोरिटेरियन सिचुएशन है उसके अंदर, ऑपरेसिव तरीके से उनको बोलना कि नहीं आप इसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से ठीक है। नहीं, एक बात मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगा। मुझे बात समझ में नहीं आई कि जो कुछ कुरान में लिखा है वही इसेंशियल क्यों, फिर सत्यार्थ प्रकाश में जो कुछ लिखा है इसेंशियल क्यों नहीं, मनुस्मृति में जो कुछ लिखा हुआ है इसेंशियल क्यों नहीं, चारों 18 पुराण के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो इसेंशियल क्यों नहीं, चारों वेदों में जो कुछ लिखा है वो इसेंशियल क्यों नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब में और जितनी बातें लिखी है वो इसेंशियल क्यों नहीं, जो कबीर पंथी हैं वो जो कुछ कहते हैं वो इसेंशियल क्यों नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप इसेंशियल और नॉन इसेंशियल पे जाओगे पैंडोरा खुल जाएगा, इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। मैं एग्री करता हूं आपसे, यही मैं भी आपको नहीं उमर, मैं यही कह रहा हूँ, इसलिए चाहिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। तो जहां पे लॉ एंड ऑर्डर का सवाल यही हो रहा है, कल को भारत में 80 करोड़, मैं बड़ी सीधी सी बात है, विप्लव में 2 मिनट और लूंगा, आप किसी को ये कोई आईडी कार्ड एडमिट कार्ड तो है नहीं, 10 करोड़ सारे युवा बोले जी मैं तो नागा प्रैक्टिस अप्लाई करता हूं, मैं नागा कस्टम को मानता हूं और मैं नागा साधु हूं, अब मैं आऊंगा कॉलेज। अब कैसे रोकोगे? कहां से आप एडमिट कार्ड यूज करोगे? भैया नहीं, तुम नागा मानते हो कि नहीं मानते हो, तुम नागा पंथ को मानोगे नहीं मानोगे? कल को सारे आना शुरू कर दे बिना कपड़े के। इसलिए कह रहा हूं कि भैया बड़ी सीधी सी बात है, अगर आप सर नहीं ढकोगे तो कहीं कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, कहीं से किसी तरीके से कुछ होने वाला नहीं है। अरे कॉलेज के अंदर आके अपना स्कार्फ अपने बैग में डाल लो, क्लास कर लो, कॉलेज के बाहर निकलो, स्कूटी पे बैठो, दोबारा पहन लो, उसमें क्या कौन सा आसमान टूट जाएगा? वो कॉलेज कैंपस के अंदर पहनना है। ये तो मुझे लगता है कि ये शायद ये मिसयूज है, ये यूज नहीं है, ये मिसयूज है। और शायद इन्हीं तमाम बयानों के आधार पर ही इतनी कंट्रोवर्सी लगातार फैल रही है कि बच्चों के स्कार्फ पहनने, हिजाब पहनने से लेकर वो मुद्दा तमाम राजनीतिक दलों का बन गया है। अब तमाम राजनीतिक पार्टियां भी उसमें कूद गई हैं, क्योंकि सबको पता है रिलीजियस मैटर है, कहीं ना कहीं इसका फायदा नुकसान होगा। लेकिन उम्मीद ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जल्द सुनवाई करे। हाई कोर्ट का फैसला उन्होंने जरूर कहा देखने के लिए, लेकिन मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करे तो सभी विवादों का कहीं ना कहीं बड़ा अंत होगा। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।